बिहार में कांग्रेस ने अपने 5 प्रत्याशियों की ओर सूची जारी की, लेकिन इसमें भी परिवारवाद की झलक दिखी। प्रदेश अध्यक्ष के बेटे को ही टिकट दे दिया। इसके अलावा एक सीट पर और जो बात हो रही पटना साहिब, उस पर भी कहा जा रहा है कि वो मीरा कुमार जो कि स्पीकर रही, उनके बेटे को टिकट दे सकती है। और उसके अलावा बिहार में जो 5 टिकट जारी किया है, उसके अलावा लालू परिवार के साथ कांग्रेस का एक अलग ही लगाव दिख रहा है। आपने पूर्णिया में देखा होगा कि पूर्णिया में किस तरीके से पप्पू यादव लगातार प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उनके पक्ष में जबकि वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं, एक भी लफ्ज कांग्रेस नहीं बोली है। और इसी पर आज की हमारी जो बातचीत है, इसके अलावा एक सवाल ये भी है कि क्या ओवैसी बीजेपी के खिलाफ बिहार में काम कर रहे हैं, क्या गठबंधन के साथ काम कर रहे हैं। इन सब विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पंकज कुमार। मेरा नाम है अंकित। सर, मेरा पहला सवाल यही है कि क्या कांग्रेस परिवारवाद और लालूवाद में पूरी तरीके से बिहार में फंस गई है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि कांग्रेस वही बिहार में करती हुई दिख रही है जो लालू प्रसाद चाहते हैं। इसलिए ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की अपनी कोई सेपरेट आइडेंटिटी है ही नहीं। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि कांग्रेस की तरफ से पप्पू यादव चुनाव लड़ना चाहते थे। पूर्णिया से कांग्रेस के प्रत्याशी पप्पू यादव बनना चाहते थे। उन्होंने अपनी पार्टी का विलय भी करा दिया, लेकिन कांग्रेस को ना कहना पड़ा। कांग्रेस को खुला समर्थन नहीं देने के लिए लालू प्रसाद ने इस तरीके से दबाव बनाया कि जब भागलपुर पहुंचते हैं राहुल गांधी, तो वो 5 प्रत्याशियों को वोट देने की बात जनता से करते हैं। उसमें बीमा भारती का नाम लेते हैं, वो पप्पू यादव का नाम नहीं लेते हैं। इसका साफ मतलब है कि कांग्रेस का समर्थन, मौन समर्थन, भले ही पप्पू यादव के साथ हो, जिस तरीके से पप्पू यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस का मौन समर्थन उन्हें प्राप्त है, लेकिन लालू प्रसाद के दबाव में राहुल गांधी को भागलपुर से यह अनाउंस करना पड़ा कि बीमा भारती के समर्थन में वोट करिए। अब देखिए, पप्पू यादव के खिलाफ तेजस्वी यादव की किस तरह की नाराजगी सामने आई कि कल उन्होंने कह दिया कि या तो इंडिया को वोट करिए, नहीं तो एनडीए को वोट करिए। किसी विशेष व्यक्ति के छलावे में मत आइए। विशेष व्यक्ति की पूर्व में छवि क्या रही है, किस तरह का उनका रिकॉर्ड रहा है, या ये सबको पता है। हमको उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करनी है। ऐसे में एक बात बहुत साफ आता है कि जिस तरीके से बीमा भारती के लिए तेजस्वी यादव पूर्णिया में कैंप किए हुए हैं, और साथ ही साथ आप देखेंगे तो दूसरे चरण में चुनाव कई जगहों पर हो रहे हैं। भागलपुर में चुनाव हो रहा है, बांका में चुनाव हो रहा है, किशनगंज में चुनाव हो रहा है, कटिहार में चुनाव हो रहा है और पूर्णिया में चुनाव हो रहा है। लेकिन पूर्णिया पर ही पूरा फोकस तेजस्वी यादव का क्यों है, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि तेजस्वी यादव कदापि नहीं चाहते कि पप्पू यादव किसी भी तरीके से जीते। अगर दूसरा नाम आप देखें तो कन्हैया कुमार, जो कि राहुल गांधी के अति प्रिय कहे जाते हैं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में उनके भाषण को सुनने के लिए लोग काफी संख्या में आते थे। जयराम रमेश ने तो यहां तक कहा था कि राहुल गांधी के बाद अगर कोई नेता लोकप्रिय नजर आया है पूरे भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दरमियान, तो वो कन्हैया कुमार ही थे। लेकिन बिहार में उनको सियासी जमीन नहीं दी गई, और इसका विरोध सिर्फ लालू प्रसाद ही नहीं किया, बल्कि बिहार प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने भी किया। ये सबको पता है। और अब समझिए कि कहा यह जाने लगा कि जैसे पिछली बार कीर्ति झा आजाद कांग्रेस के कहने पर दरभंगा पहुंच गए थे, 2019 में चुनाव लड़ना चाहते थे दरभंगा से, लेकिन लालू प्रसाद का ग्रीन सिग्नल नहीं मिला, आरजेडी का ग्रीन सिग्नल नहीं मिला, तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के द्वारा दिया गया एश्योरेंस बेकार साबित हुआ। एक बार फिर से बिहार में यह साबित हुआ कि कांग्रेस पूरे तरीके से लालू शरणम गच्छामी हो चुकी है। कांग्रेस अपने, माफ करिएगा, अपने खुले दिमाग से कोई फैसला नहीं कर पाती है। इस बार भी पप्पू यादव के केस में यही दिखा कि पप्पू यादव को एश्योरेंस प्रियंका गांधी से मिला। पप्पू यादव को कांग्रेस में शामिल कराया गया। पप्पू यादव ने खुले तौर पर अनाउंस किया कि वो पूर्णिया से उम्मीदवार होंगे और वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। इसका साफ मतलब है कि जिस तरीके से बिहार के प्रदेश अध्यक्ष, अगर आप कहें अखिलेश प्रसाद सिंह,
जिस तरीके से लालू प्रसाद का साथ दे रहे हैं, इसका दो प्रमाण मैं आपके सामने बड़े साफ तरीके से रखना चाहता हूं। एक तो आप ये देखें कि परिवारवाद किस तरीके से हावी है, तो उसमें यह साफ दिखाई पड़ रहा है कि महाराजगंज से टिकट अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे आकाश सिंह को दे दिया गया। वहां दो बड़े नामों की चर्चा थी। एक अरुण कुमार की चर्चा थी, जो कि पुराने समाजवादी नेता रह चुके हैं। लालू प्रसाद यादव उन्हें भी चुनाव लड़ाना चाहते थे, लेकिन अखिलेश यादव माफ करिएगा, अखिलेश सिंह जो कि बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो अपने बेटे को टिकट दिलाने में कामयाब रहे। क्योंकि लालू प्रसाद कांग्रेस के लिए जो जो चाहते रहे कि कांग्रेस के तरफ से कौन उम्मीदवार बने, उसमें अखिलेश सिंह की हां साफ तौर पर दिखाई पड़ी। अखिलेश सिंह ना तो कन्हैया कुमार के पक्ष में थे और ना ही पप्पू यादव के पक्ष में थे, और इस तरीके से लालू भक्ति करके कहा जा सकता है कि उन्होंने अपने बेटे को महाराजगंज से टिकट दिलवा दिया। अब सवाल उठता है कि क्या महाराजगंज में एक तरफ जनार्दन सिग्रीवाल हैं जो कि मजबूत उम्मीदवार हैं, क्या उनके सामने अगर आप आकाश सिंह को टिकट देते हैं, जिनका परिचय और राजनीतिक परिचय सिर्फ और सिर्फ इतना है कि वो अखिलेश सिंह के बेटे हैं, तो आप समझ लीजिए कि पार्टी किस तरीके से परिवारवाद में फंसी हुई है। दूसरा नाम मैं और लेना चाहूंगा कि पटना सिटी का अभी तक टिकट डिक्लेयर क्यों नहीं हो पाया। इसकी बड़ी वजह यह है कि मीरा कुमार अपने बेटे अंशुल कुमार को वहां से चुनाव लड़ाना चाहती हैं, और कहा यह जा रहा है कि मीरा कुमार ने सासाराम से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। ऐसे में अंशुल कुमार को क्या पटना सिटी से टिकट मिलने जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। पहले मीरा कुमार चाहती थी कि उनके बेटे अंशुल कुमार काराकाट से चुनाव लड़े, लेकिन वो सीट माले के हिस्से में चली गई। वहां से राजा राम कुशवाहा चुनावी मैदान में है। ऐसे में सवाल उठता है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी परिवारवाद और लालूवाद में फंसती हुई दिखाई पड़ रही है, उससे तो साफ कहा जा सकता है कि चुनावी मैदान में उतरने के लिए एक तो सबसे बड़ी बात यह देखी गई कि इतना लंबा समय ले लिया टिकट के बंटवारे में, टिकट के डिक्लेरेशन को लेकर के। कल वो फैसला करते हैं कि बाकी के 6 सीट में 5 सीटों पर अमुक अमुक व्यक्ति चुनाव लड़ेंगे और एक का फैसला अभी भी होना बाकी है। और ये जान लीजिए, इन सारे फैसलों में लालू प्रसाद की रजामंदी के बगैर कोई भी फैसला नहीं लिया जा सका है। विरोध कांग्रेस के बड़े नेताओं के द्वारा भले ही किया गया। जब पप्पू यादव को खारिज कर दिया गया लालू प्रसाद की तरफ से, तो कहा गया राहुल गांधी नाराज हैं। कन्हैया के लिए लालू प्रसाद तैयार नहीं हुए तो कहा गया कि राहुल गांधी और कांग्रेस के शीर्ष नेता नाराज हैं। लेकिन कांग्रेस की एक नहीं चली। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार कांग्रेस क्या अपनी बिसात खो चुकी है? क्या कांग्रेस अपना जनाधार इस कदर खो चुकी है कि वो पूरे तरीके से लालू प्रसाद पर आश्रित हो चुकी है? लालू प्रसाद की मर्जी के बगैर कांग्रेस अपने उम्मीदवारों का फैसला भी नहीं कर पा रही है। लालू प्रसाद ने 9 टिकट कांग्रेस को दिए, लेकिन अब आप देख लीजिए कि उम्मीदवार कौन होगा इसका भी फैसला लालू प्रसाद ही कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लालू प्रसाद एक बार श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल पहुंचे थे, वहां पर उनको चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था और उन्होंने वहां से सार्वजनिक तौर पर कहा था कि अखिलेश सिंह को राज्यसभा भेजने में उनकी बड़ी भूमिका थी, क्योंकि जब लालू प्रसाद जेल में थे तो अखिलेश सिंह उनसे मिलने गए थे और लालू प्रसाद ने वहीं से सोनिया गांधी को फोन लगाया था और उसके बाद अखिलेश सिंह की राज्यसभा की सीट पक्की हो चुकी थी। इसका मतलब यह साफ दिखाई पड़ता है कि जिस तरीके से टिकट का चुनाव हो रहा है बिहार में, उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि लालू प्रसाद अगर नहीं चाहते हैं तो उसको टिकट नहीं मिलता है। औरंगाबाद जो कि मिनी चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, वहां से निखिल कुमार खारिज कर दिए गए। अब आप देख लीजिए, निखिल कुमार को कांग्रेस लड़ाना चाहती थी, लेकिन फिर से लालू शरणम गच्छामी हो गया और कांग्रेस वहां से अपने उम्मीदवार को नहीं उतार पाई और वहां लालू प्रसाद ने अपने उम्मीदवार अभय कुशवाहा को मैदान में उतार दिया। उसी तरीके से देख लीजिए, कन्हैया कुमार को खारिज कर दिया, पप्पू यादव को खारिज कर दिया, अखिलेश सिंह के बेटे को टिकट महाराजगंज से दे दिया। वहां रणधीर सिंह प्रबल उम्मीदवार माने जाते थे, रणधीर सिंह को खारिज कर दिया। दूसरा नाम अरुण कुमार का आता था। चूंकि अखिलेश सिंह जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं और लालू प्रसाद की हाँ में हाँ मिलाते हुए
अक्सर सुने जाते हैं, कहे जाते हैं। उनके बेटे को टिकट दिलाना था तो लालू प्रसाद ने भी फाइनली हाँ कह दिया और अखिलेश सिंह अपने बेटे को टिकट दिलाने में कामयाब रहे। इसलिए कहा जा सकता है कि जिस तरीके से कांग्रेस लालूवाद और परिवारवाद में फंसती हुई कांग्रेस बिहार में दिखाई पड़ रही है, उससे साफ कहा जा सकता है कि कांग्रेस का अपना कोई वजूद बिहार में दिखाई नहीं पड़ रहा है। लाख राहुल गांधी वहां जाकर के ये अनाउंस करें कि आप अमुक अमुक को वोट दें, लेकिन ये सच बात है कि कांग्रेस एकदम बैसाखी के सहारे वहां चलती हुई दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस का संगठन वहां पर जिंदा नहीं है। कांग्रेस के मजबूत प्रत्याशी बिल्कुल सीन से बाहर हैं और इसी का परिणाम आपने देखा कि कई सारे ऐसे नेता, चाहे अनिल शर्मा हो जो कि कांग्रेस के पुराने प्रदेश अध्यक्ष रहे हो, उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया और बीजेपी का दामन थाम लिया। इसी तरीके से आप कई और नेताओं को देख सकते हैं जिनका अपना वजूद था, लेकिन उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया और बीजेपी का हाथ थाम लिया। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार कांग्रेस की ये स्थिति बिहार के लिए काफी ज्यादा चिंताजनक है और जिस तरीके से लालूवाद और परिवारवाद में कांग्रेस फंसी हुई नजर आ रही है, उससे एक बात साफ कहा जा सकता है कि कांग्रेस चुनावी मैदान में उतरने से पहले ही हारती हुई दिख रही है। आखिरकार मजबूत उम्मीदवार जनार्दन सिग्रीवाल के खिलाफ आकाश सिंह किस मजबूती के सहारे वहां चुनाव लड़ सकते थे? आप रणधीर सिंह को टिकट दे सकते थे, आप अरुण कुमार को टिकट दे सकते थे, जिनका पुराना राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है, लंबे समय से राजनीति में रहे हैं, उनकी अपनी पहचान है। जहां तक आकाश सिंह का सवाल है तो उनको टिकट दिए जाने के बाद कांग्रेस संगठन में भी कई तरह की चर्चाएं बहुत तेज हो गई हैं कि आखिरकार कांग्रेस चाह क्या रही है। बाकी आप और कई उम्मीदवार का नाम आप देख सकते हैं कि कई और उम्मीदवारों की जिस तरीके से घोषणा की गई है, उससे एक बात साफ दिखाई पड़ता है कि जो लालू प्रसाद चाह रहे हैं वही कांग्रेस करने को बाध्य है बिहार में। ऐसा देखा गया पप्पू यादव के संदर्भ में भी, ऐसा देखा गया कन्हैया कुमार के संदर्भ में भी, ऐसा देखा गया निखिल कुमार के संदर्भ में भी। इसलिए मैं आपको कह सकता हूं कि कांग्रेस पूरे तरीके से लालू शरणम गच्छामी हो चुकी है, लालूवाद में फंस चुकी है और परिवारवाद में बिल्कुल ग्रसित। संगठन पे सवाल तो इसलिए भी खड़ा हो रहा है क्योंकि मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर से जो टिकट दिए, मुजफ्फरपुर में बीजेपी से छोड़कर आए अजय निषाद को टिकट मिला और जदयू के मंत्री रहे महेश्वर हजारी के बेटे को समस्तीपुर से दे दिया गया। तो क्या संगठन पूरी तरीके से कांग्रेस का कमजोर हो चुका है? लालू परिवार हावी है उस पे? क्या लालू यादव ही निर्धारित कर रहे हैं हर सीट? देखिए, संगठन तो बिल्कुल कमजोर हो चुका है। कई सालों से सांगठनिक चुनाव तक नहीं हुए, तो आप समझ लीजिए कि संगठन कांग्रेस का सिर्फ कागज पर ही है, कोई जमीन पर दिखाई नहीं पड़ता है। जहां तक सवाल है मुजफ्फरपुर का, तो मुजफ्फरपुर से विजेंद्र चौधरी का नाम चल रहा था और कहा जा रहा था कि और भी कुछ उम्मीदवार अलग अलग जाति से हो सकते हैं, लेकिन जिस दिन अजय निषाद ने तय किया कि वो बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में शामिल होंगे, उस दिन से यह तय माना जाने लगा कि अजय निषाद को टिकट दिया जाएगा। देखिए, अजय निषाद के टिकट को लेकर के ज्यादा सवाल इसलिए नहीं उठाया जा सकता है क्योंकि पिछले काफी सालों से वो खुद या उनके पिता मुजफ्फरपुर के एमपी रहे हैं। तो चलिए ये माना जा सकता है कि वो मजबूत उम्मीदवार रहे हैं और वो जब कांग्रेस ज्वाइन किए होंगे तो निश्चित तौर पर उन्होंने ये शर्त रखा होगा कि उन्हें जब टिकट मिलेगा तभी वो कांग्रेस में आएंगे। लेकिन और आप कई उम्मीदवार देख लीजिए, आखिरकार आपने आकाश सिंह को टिकट क्या समझ करके दिया? क्या आकाश सिंह मजबूत उम्मीदवार हैं? यानी आप पहले ही थाली में सजा करके महाराजगंज का टिकट आप किसको दे रहे हैं? महाराजगंज का टिकट आप दे रहे हैं विपक्ष को कि हाँ आप जीत लीजिए, बीजेपी चाहे तो जीत ले, जबकि वो जनार्दन सिग्रीवाल कई बार चुनाव जीते हैं, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी कहा जा रहा है। दूसरा सवाल ये उठता है कि महाराजगंज से और भी कई नाम थे, टूनाजी पांडे का नाम था, वो चुनाव लड़ सकते थे, सच्चिदानंद राय लड़ सकते थे, उनकी पत्नी चुनाव लड़ सकती थी। अब सवाल उठता है कि आकाश सिंह आए हैं तो सच्चिदानंद राय भी मैदान में उतरेंगे, उनके पीछे जन स्वराज अभियान के लोग उनका साथ देंगे और सच्चिदानंद राय एमएलसी इंडिपेंडेंट भी जीत चुके हैं, बीजेपी का साथ नहीं मिला उसके बावजूद भी वो चुनाव जीत चुके हैं, तो उनकी भी एक हैसियत है। रणधीर सिंह का जहां तक सवाल है तो प्रभुनाथ सिंह के परिवार से आते हैं। आप रणधीर सिंह को आपने इग्नोर कर दिया, जिनका कि वहां राजनीतिक विरासत काफी मजबूत है, राजनीतिक पक्ष काफी मजबूत है। ऐसे में रणधीर सिंह को भी इग्नोर करना
क्या इस बात को नहीं दर्शाता है कि आखिरकार मजबूत उम्मीदवार को आपने साइडलाइन कर दिया? और अगर आपको भूमिहार को ही लड़ाना था महाराजगंज से, आप चाह रहे थे कि भूमिहार वर्सेस राजपूत हो जाए और पॉलिटिकली आपके लिए फायदेमंद हो, अलग अलग और लोकसभा क्षेत्र पर इसका असर पड़े, तो अरुण कुमार सुयोग्य उम्मीदवार थे, या सच्चिदानंद राय उम्मीदवार हो सकते थे, उनकी पत्नी उम्मीदवार हो सकती थी। लेकिन आपने इन सब लोगों को दरकिनार कर दिया और आपने टिकट किसको दे दिया? तो अखिलेश सिंह के बेटे को। ऐसे में कांग्रेस के भीतर ही जिस तरीके से आवाज उठ रही है, और आप कह लीजिए कि महागठबंधन में ही इस तरह की बात कही जा रही है कि इस तरीके से टिकट का अगर सिलेक्शन होता है तो क्या ये वाकई चुनाव लड़ने के लिए मैदान में सही तरीके से उतरना चाह रहे हैं या महज खाना पूर्ति करना चाह रहे हैं? आखिरकार ये चाह क्या रहे हैं? इस तरह की बात उठने लगी है। इसलिए मैंने आपको कहा कि एक तो टिकट के बंटवारे में डिले, टिकट किसको मिले, कौन उम्मीदवार हो। बीजेपी लंबा चौड़ा कैंपेन कर रही है, कई बार प्रधानमंत्री 3 बार जा चुके हैं, चौथी बार 26 तारीख को जाने वाले हैं, और आप अभी तक 9 सीट पर टिकट फाइनल नहीं कर पाए हैं। अभी भी पटना सिटी से आपका कौन उम्मीदवार होगा ये तय नहीं हो पा रहा है। आप 2 बड़े नेता जिनका जनाधार है, जिनका पब्लिक अपील है, मास अपील है, उनको आप बिहार की सियासी जमीन पे टिकने देना नहीं चाहते हो। पप्पू यादव कोसी सीमांचल के बड़े नेता हैं, इस बात से कौन इनकार कर सकता है। लेकिन देख लीजिए किस तरीके से तेजस्वी यादव वहां कैंप करके पप्पू यादव को हराने में लगे हुए हैं और कह रहे हैं इंडिया नहीं तो एनडीए को ही वोट दे दो। कन्हैया कुमार को आपने घुसने ही नहीं दिया। बेगूसराय की सीट आपने सीपीआई को दे दिया, वो गिरिराज सिंह के लिए केक वॉक हो गया। जबकि जान लीजिए गिरिराज सिंह के खिलाफ भी वहां एंटी इनकम्बेंसी है, लोग नाराज हैं। अपनी नाराजगी की वजह होती हैं क्योंकि कई बार लोगों की अपेक्षाएं बहुत ज्यादा होती हैं और उस अपेक्षाओं पे खड़ा उतरना तमाम नेताओं के लिए आसान नहीं होता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब आप ऐसे कमजोर उम्मीदवार देंगे तो लोग नाराज होकर के भी गिरिराज सिंह के पक्ष में वोट करेंगे। इसलिए कमजोर उम्मीदवार के देने का मतलब है कि वहां कन्हैया नहीं आ जाए, इसलिए बेगूसराय आपने सीपीआई को दे दिया। अब पप्पू यादव की हालत आपने देख ही ली, महाराजगंज में आकाश सिंह को टिकट देने का मतलब साफ समझ में आता है। बाकी और ऐसे कई नाम हैं जिनको लेकर के आप देख सकते हैं कि कैसे टिकटों को लेकर के कांग्रेस ने जो कांग्रेस में टिकट बंटवारे में साफ तौर पर जो लालू की छाप दिखाई पड़ती है, लालू प्रसाद की, उससे कौन इनकार कर सकता है कि कांग्रेस बुरे तरीके से वहां पर लालू के शरण में जा चुकी है। लालू प्रसाद जो चाह रहे हैं कांग्रेस को वही करना पड़ रहा है और इसलिए कांग्रेस में परिवारवाद इस तरीके से दिख रहा है। मैं ये नहीं कहता बीजेपी में परिवारवाद नहीं है या अन्य पार्टियों में परिवारवाद नहीं है, पर बीजेपी में परिवार का अगर कोई सदस्य चुनाव लड़ भी रहा है तो उसका एक लंबा राजनीतिक करियर है, उसने राजनीति में काम किया है और तब पार्टी ने टिकट देना उसको उपयुक्त समझा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर आप इस तरीके से आकाश सिंह को टिकट देते हैं तो इसका परिणाम क्या होगा, क्या आपके पक्ष में जाएगा, उसको लेकर के एक बहुत बड़ा सवाल है। एक सवाल ओवैसी को लेकर भी है, लगातार पिछले 3-4 दिनों से एक्टिव हैं, कई रैलियां कर रहे हैं, कल पूर्णिया में 2-3 रैलियां कर लिए। क्या ओवैसी के आने से बीजेपी को फायदा मिलने वाला है या इंडिया गठबंधन को फायदा मिलने वाला है? ओवैसी किसके साथ है अंदर से, जो मीडिया सूत्रों में चल रहा है या जो भी बिहार में चल रहा है? देखिए एक बात आप बहुत साफ समझ लीजिए कि ओवैसी ने जो कल जो भाषण दिया है उसमें उन्होंने आरजेडी को भी आड़े हाथों लिया है, नीतीश कुमार को भी आड़े हाथों लिया है। और वो किशनगंज का कुछ इलाका जो कि पूर्णिया में पड़ता है वहां पर अपने उम्मीदवार अख्तरुल ईमान के लिए प्रचार करने आए थे। उन्होंने एक बात बड़ी प्रमुखता से उठाई कि मुसलमान की आबादी 17 से 18% है, लेकिन आप जो नौकरी बांटने का दावा कर रहे हैं उसमें कितने मुसलमान हैं, जरा वो डेटा सामने रखिए और उसके बाद बात करिए। तो वो सीधे तौर पर तेजस्वी यादव को भी घेर रहे थे, वो नीतीश कुमार को भी घेर रहे थे, और बीजेपी और आरएसएस को घेरना तो उनकी फितरत है। वो बताने की कोशिश करते हैं कि वो घनघोर एंटी बीजेपी और आरएसएस है। लेकिन
तमाम बीजेपी विरोधी पार्टियां उनको बीजेपी की बी टीम कहती रही है, क्योंकि जब जब वो उम्मीदवार उतारते हैं तो कहा जाता है कि इंडिया अलायंस या महागठबंधन के उम्मीदवारों को हराने के लिए वो अपने प्रत्याशी उन्होंने उतारे हैं। पिछली बार भी अख्तरुल ईमान लगभग 3 लाख वोट पा गए थे और जान लीजिए किसी तरीके से प्रोफेसर जावेद जीतने में कामयाब हुए थे। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि सीमांचल में ओवैसी ने किशनगंज में एक उम्मीदवार तो उतारा सिंबॉलिकली, लेकिन अन्य जगहों पर क्यों नहीं उतारा? तो अररिया को लेकर के ओवैसी खुद कह चुके हैं कि उन्होंने इसलिए नहीं उतारा क्योंकि वहां पर जो तस्लीमुद्दीन के बेटे खड़े हैं, तस्लीमुद्दीन के सम्मान में उन्होंने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा। लेकिन कटिहार में उन्होंने क्यों नहीं उतारा? तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं, जहां पर 40% से लेकर के 68% मुस्लिम वोटर्स हैं, वहां पर दरअसल ओवैसी नहीं चाहते हैं कि इस बार वोटों का बिखराव हो और उन पर आरोप लगे कि ओवैसी की वजह से महागठबंधन हार चुका है। दूसरी बड़ी वजह यह भी बताई जा रही है कि हैदराबाद में बीजेपी ने ओवैसी के खिलाफ माधवी लता जिसको उतारा है वो काफी मजबूत उम्मीदवार हैं, ओवैसी के लिए काफी परेशानी खड़ी किए हुए हैं। ऐसे में ओवैसी खुद चाहते हैं कि एक बार बीजेपी को सबक दिया जाए। और दूसरी बड़ी बात ओवैसी ये चाहते हैं कि इस बार ओवैसी पे ये तमगा नहीं लगे कि ओवैसी की वजह से महागठबंधन हार गया, नहीं तो जीत हो सकती थी। मुझे साफ दिखाई पड़ रहा है कि ओवैसी इस तमगे से निकलना चाह रहे हैं, लेकिन खबर यह है कि तीसरे और चौथे चरण के चुनाव में वो कुछ प्रत्याशी उतार सकते हैं। पर बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जहां पर मुसलमानों की आबादी 40 से 68-70% तक है, वहां ओवैसी सिर्फ एक जगह उम्मीदवार उतारते हैं, बाकी जगहों पर उम्मीदवार क्यों नहीं उतारते हैं? एक बात कही जा रही है कि पूर्णिया में उन्होंने मौन समर्थन, परोक्ष समर्थन पप्पू यादव को दे दिया है, वहीं कटिहार में भी उन्होंने तारिक अनवर को दे दिया है। तो उम्मीदवार नहीं उतारने का साफ मतलब है कि एक तरीके से उन्होंने महागठबंधन को परोक्ष समर्थन दे दिया है। सिर्फ आप पूर्णिया हटा दें तो पूर्णिया में ओवैसी ने पप्पू को परोक्ष समर्थन दे दिया, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन अन्य जगहों पर कहां कहां वो उम्मीदवार उतारते हैं, क्योंकि उनके प्रत्याशी कहते सुने गए हैं कि शिवहर से उनके उम्मीदवार होंगे और अन्य जगहों पर उनके उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जो ओवैसी पहले 16 फिर 13 उम्मीदवारों को उतारने की बात कर रहे थे, वो ओवैसी ठीक दूसरे चरण के चुनाव से एक दिन पहले किशनगंज और पूर्णिया में नजर आते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि इस बार ओवैसी उस तमगे से बाहर निकलना चाहते हैं जिसको लेकर के बार बार चुनाव परिणाम के बाद उनके ऊपर यह आरोप लगाया जाता था कि वो बीजेपी की बी टीम है। एक लास्ट सवाल है काराकट को लेकर। पवन सिंह आज रोड शो भी कर रहे थे, लगातार वो एक्टिव हैं। क्या उपेंद्र कुशवाहा के लिए एक बहुत मुश्किल बनने वाले हैं पवन सिंह? क्या पवन सिंह की वजह से कहीं ऐसा तो नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा की इकलौती सीट जो उनको मिली है एनडीए गठबंधन में वो नहीं निकल पाएगी या फंस चुकी है? देखिए, ये लालू का मास्टर स्ट्रोक है। मैं आपको एक तरीके से बताऊं, लालू प्रसाद का ये मास्टर स्ट्रोक मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि औरंगाबाद और काराकाट एड ज्वाइनिंग है। आज पवन सिंह काराकाट पहुंचे हैं, जोरदार तरीके से उनकी स्वागत की गई है। लोग सड़कों पर काफी संख्या में उमड़ आए थे, उनके साथ सेल्फी खिंचवाने वाले लोगों की भीड़ लगी हुई थी। कहा यह जा रहा है कि जेसीबी से कई किलो का माला उनको पहनाया गया है और लोगों की भीड़ को देख करके पवन सिंह खासे उत्साहित हैं। पवन सिंह ने चुनाव के लिए एक गाना भी लॉन्च किया है, वो माई भाई और बड़का भैया तमाम लोगों को अपील करते हुए सुनाई पड़ते हैं और साफ तौर पर कहते हैं कि बिहार की भलाई के लिए पवन सिंह का चुना जाना बहुत जरूरी है। लेकिन सवाल उठता है कि काराकाट में उम्मीदवार कौन है? तो आप एक तरफ देख लें तो राजा राम कुशवाहा हैं, दूसरी तरफ देख लें तो उपेंद्र कुशवाहा हैं। अब औरंगाबाद में आरजेडी ने अभय कुशवाहा को टिकट दिया। कुशवाहा का एक बड़ा तबका अभय कुशवाहा के पक्ष में वोट करता हुआ दिखा था। उपेंद्र कुशवाहा औरंगाबाद पहुंचे भी थे, उन्होंने लोगों से अपील भी की थी, कुशवाहा समाज से अपील भी की थी कि अगर आप
एनडीए के पक्ष में वोट नहीं करिएगा, मतलब सुशील सिंह के पक्ष में वोट नहीं करिएगा, तो काराकाट में राजपूतों की बड़ी आबादी है, राजपूत की बड़ी आबादी हमारे पक्ष में मतदान नहीं करेगी। और अब आप चाहेंगे कि कुशवाहा के सबसे बड़े नेता कहे जाने वाले उपेंद्र कुशवाहा राजपूतों के वोट के बगैर वहां से चुनाव हार जाएं और राजा राम कुशवाहा जो कि माले के उम्मीदवार हैं वो चुनाव जीत जाएं। इसलिए पवन सिंह के काराकाट में उतर जाने के बाद उपेंद्र कुशवाहा की दिक्कतें कई गुना बढ़ गई है। उपेंद्र कुशवाहा के लिए चुनाव जीतना बेहद जरूरी है। वो आप देख लीजिए कि अपनी पार्टी के इकलौते उम्मीदवार हैं, अपने पार्टी के सुप्रीमो भी हैं। काराकाट से वो पहले चुनाव जीते थे 2014 में जब वो एनडीए में थे, लेकिन पवन सिंह की एंट्री के बाद जिस तरीके से राजपूतों का एक बड़ा वर्ग वो वहां का वोटर है और वो लाखों की संख्या में है, वो अगर पवन सिंह के पक्ष में वोट करता है तो इससे एनडीए को खासा नुकसान होने की संभावना है। और दरअसल लालू प्रसाद यही चाहते थे। लालू प्रसाद का ये गणित अगर पास होता है, सफल होता है, तो समझ लीजिए कि लालू प्रसाद सिर्फ औरंगाबाद में ही बीजेपी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे बल्कि काराकाट में भी बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए आज पवन सिंह का रोड शो और उसमें भारी भीड़ एनडीए के लिए काफी चिंता का सबब है। और ये जान लीजिए अब बड़ी बात होगी कि एनडीए के बड़े बड़े नेता काराकाट में उतरे, उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में अपील करें, क्योंकि अगर राजपूत वोटर खिसकता है तो निश्चित तौर पर उपेंद्र कुशवाहा के लिए यह खतरे की घंटी होगी, एनडीए के लिए यह नुकसानदायक साबित हो सकता है। चूंकि पवन सिंह में स्टारडम है, पवन सिंह लोकप्रिय अभिनेता हैं, पवन सिंह अच्छा गाना गाते हैं, पवन सिंह की एक अपनी पहचान है। बीजेपी उनको आसनसोल से चुनाव लड़ाना चाहती थी, लेकिन पवन सिंह ने अपना नाम विड्रॉ कर लिया। कहा यह जाता है कि उन्होंने बंगालियों को लेकर के जिस तरह के गाने पहले गाए थे उसको लेकर के बीजेपी में दिक्कत हो सकती थी, इसलिए उन्हें नाम विड्रॉ करने के लिए मजबूर किया गया। वहां से अब ऐसा साहुलवालिया मैदान में उतरे हैं, वो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, लेकिन पवन सिंह को बिहार से टिकट नहीं मिला, बीजेपी से टिकट नहीं मिला, इसलिए पवन सिंह अब काराकाट से दाव आजमाने की फिराक में है। ऐसे में सवाल उठता है कि स्टारडम एक चीज होता है और वोट खींचना दूसरी बात होती है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर उनके अपने स्टारडम की वजह से काराकाट के मतदाता उनको पसंद भी करने लगते हैं, उनकी तरफ खींचे भी चले आते हैं और उनको वोट भी करने लगते हैं, तो इससे एनडीए को बहुत बड़ा नुकसान होगा अंकित, ये मैं आपको बता दूं। और ये चिंता एनडीए को पहले से ही है। और जहां तक सवाल है उपेंद्र कुशवाहा का, तो इकलौते उम्मीदवार अपनी पार्टी से जो कि जीतेंगे तो मंत्री बनेंगे, लेकिन अगर हार जाते हैं तो समझ लीजिए उनके लिए बहुत बड़ा ये नुकसानदायक होगा चुनाव, क्योंकि उनका चुनाव जीतना, उनके पार्टी के कई नेताओं से आप बात करिए तो उनको उम्मीद थी कि एनडीए से उनको कम से कम 2 टिकट तो जरूर मिलेगा, लेकिन अब एक ही टिकट मिला है। उस पर भी अगर उनकी हार हो जाएगी तो उनको अपने पार्टी की वजूद बचाए रखना, अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता कायम रखना, ये सारे सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब ढूंढने उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएंगे। इसलिए कह लीजिए पवन सिंह का काराकाट में एंट्री एनडीए के लिए खतरे की घंटी है। बिल्कुल, तो पवन सिंह के स्टारडम के आगे क्या उपेंद्र कुशवाहा की चल पाएगी, पवन सिंह कितना वोट में तब्दील कर पाएंगे, ये देखना होगा। इसके अलावा कांग्रेस की जो 5 सीटों की लिस्ट आई उसमें अपने घर के 2 लोग प्रदेश अध्यक्ष के, उसके अलावा जो अभी एक सीट बची हुई है उसमें मीरा कुमार के बेटे का नाम चल रहा है। क्या आगे होता है बिहार में और इन सब विषयों पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। जुड़े रहिए टीवी 9 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।